नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चीनी की, जहां पर एक्सपोर्ट्स को अब अलाउ कर दिया गया है। 1 मिलियन टन अब भारत यहां पर करंट सीजन में एक्सपोर्ट कर पाएगा। क्या है इसकी डिटेल्स, क्या होगा इसका इम्पैक्ट, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर तुअर की, जहां पर सरकार की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है उसके लिहाज से अब 2025 तक फ्री तुअर देश में इम्पोर्ट की जा सकती है। प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पर MSP और उसके नीचे हैं। इस खबर से कितना असर होगा आगे जाकर और किस तरह की अवेलेबिलिटी बन सकती है, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जहाँ पर कल ट्रंप की प्रेसिडेंसी होने के बाद हमने ज़्यादातर कमोडिटीज़ में वॉलेटाइल मूव्स देखे, लेकिन सोने में यहाँ पर एक स्टेडी स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ नजर आया। क्या यहाँ से और तेज़ी देखने को मिल सकती है, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज़ के कपिल नीमा हैं। साथ ही जुड़ेंगे JLVL एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। हमारे साथ सोने पर बात करने के लिए होंगे कामाख्या जूल्स के MD मनोज झा एंड मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नाने भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत यहाँ पर चीनी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंतजार और बहुत सारा बैक एंड फोर्थ के बाद हमने 1 मिलियन टन इम्पोर्ट अप्रूव होते हुए देखा है। कपिल नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। कैसे आप करेंगे इसको रिएक्ट, क्योंकि बाजार में थोड़ी सी कंसर्न्स है कि शायद इस बार क्रॉप कम है। 1 मिलियन टन क्या उस लिहाज से सही नंबर है? Thank you, Manisha, for the invite. And of course, market में बहुत सारी बातें चल रही हैं about जो गवर्नमेंट का डिसीजन एक्सपोर्ट को लेके आया है। लेकिन आई थिंक जो वोलेटिलिटी रहती है और जो मार्केट के अपने अपने कैलकुलेशंस रहते हैं, वो इट्स अ यूजुअल थिंग। सो आई थिंक इतना ज्यादा मार्केट टाइट नहीं है। अपना लास्ट 4 महीने में डोमेस्टिक मार्केट्स काफी ज्यादा डाउन हो गए थे। उसके लिए एक डिसीजन गवर्नमेंट से लॉन्ग टर्म से पेंडिंग था, और ये इट्स अ बिग थिंग दैट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, कॉल लिया और इन्होंने अलाउ किया। तो कपिल, आप ये कह रहे हैं कि ये सही डिसीजन है और 1 मिलियन टन का फायदा ही मिलेगा शुगर एज अ सेक्टर को? बिल्कुल, बिकॉज ये शुगर कहीं ना कहीं एज अ सरप्लस बैलेंस शीट्स में पार्क थी, जिसके कारण डोमेस्टिक मार्केट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था। और उस प्रेशर के कारण प्राइसेस, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उससे काफी नीचे भी चली गई थी, स्पेशली महाराष्ट्र कर्नाटका में। तो उसके कारण एक इट्स लाइक अ लाइफ सपोर्ट। ये जो डिसीजन आया है, इट विल वर्क एज अ लाइफ सपोर्ट। इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इट विल रिवाइटलाइज द एंटायर इंडस्ट्री। कपिल, साथ ही साथ प्राइस पैरिटी आप कैसी देखते हैं? एज ऑफ नाउ मिल्स को इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में क्या मिल रहा है, और अगर ये चीनी एक्सपोर्ट होती है तो उसकी क्या प्राइसिंग निकल के आ रही है? Anisha, India, because of the presence of the कोस्टल रिफाइनरीज, इंडिया प्रीडोमिनेंटली अराउंड 20 लाख टन हर साल एक्सपोर्ट करता ही है। और आप अगर पिछला भी देखेंगे, 1 साल का गैप आ गया, बट उसके पहले 2020 से लेके 2023 तक इंडिया ने 25 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट की है। सो इंडिया का एक अपना मार्केट विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। और 10 लाख टन चीनी आराम से अगले 2-3-4 महीने में इन सारे डेस्टिनेशंस पे प्लेस हो जाएगी। स्पेशली रमदान एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा डिमांड का मंथ होता है। रमदान मार्च एंड से स्टार्ट होएगा। उसके कारण भी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स में इंडिया के शुगर की डिमांड कंटिन्यूस रहेगी। तो प्राइसेस क्या देखते हैं आप? शुगर मिल्स किस प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रही है, क्या रियलाइजेशन है यहाँ पर? डिसीजन कल आया है, नेगोशिएशंस अभी होना स्टार्ट हुए हैं। आई थिंक एक प्राइस लेवल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ओवरऑल जो लो क्वालिटी वाइट्स हैं, जो महाराष्ट्र कर्नाटका में मेजोरिटी प्रोडक्शन होता है, उसका लेवल अराउंड 480 प्लस माइनस $10 के आसपास होना चाहिए। और एक्सपोर्ट अगर देखें तो अराउंड 500 से 510 के बीच में ट्रेड चालू होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह का प्राइस डिक्लाइन हमने आता हुआ देखा है, आपको लगता है कि वो थोड़ा सा एक डेटरेंट हो सकता है? क्योंकि ब्राज़ील की फसल अच्छी है, थाईलैंड में यहाँ पर बेटर नंबर्स हैं, इवन US वॉट एवर रोल दैट इट प्लेज और नंबर जो उनका है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वहाँ पर भी क्रॉप ठीक ठाक है। तो बहुत बुलिशनेस नहीं है आप कहेंगे शुगर प्राइसेस में एज ऑफ नाउ?
बहुत बुलिशियस नहीं है, बट एक ऐसा लग रहा था कि जन फेब मार्च वर्ल्ड मार्केट में एक डेफिसिट का पीरियड हो सकता था, जो इंडिया के आने से एक स्टेबलाइजेशन आया है। सो अगर आप ये, और जो वर्ल्ड मार्केट पीछे गिरा भी है वो मोस्टली जब इंडिया का डिस्कशन स्टार्ट हुआ और लगा कि इंडिया की तरफ से कोई डिसीजन आ सकता है जल्दी, उसके बाद ही मार्केट ने करीब $20-25 का डिप लिया है। लेकिन अगर आप ऐसा देखें तो ब्राजील का जो प्रोडक्शन है वो मई के आसपास चालू होगा। थाईलैंड का अपना एक प्रोडक्शन चालू है, बट थाईलैंड का एक मार्केट अलग है जो इंडिया के मार्केट से का में ओवरलैप नहीं होता। तो उसके हिसाब से हमारे पास एक ये विंडो है फेब मार्च और अप्रैल की, जिसमें हम अपनी शुगर आराम से वर्ल्ड मार्केट के जो डेस्टिनेशन है उसमें प्लेस करा सकते हैं। ओके कपिल, अनदर थिंग, ये चलिए एक्सपोर्ट का तो मामला निकल आया जो बाजार को लग रहा था कि शायद लास्ट ऑफ द डिसीजंस होगा, लेकिन ये फर्स्ट डिसीजन है। अभी तक हमने शुगर मिनिमम सेलिंग प्राइस या एथेनॉल प्राइस रिवीजन आता हुआ नहीं देखा। आई कंप्लीटली एग्री। आई थिंक गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है, बिकॉज वी हैव हर्ड कि ये डिस्कशंस भी चालू हैं। पीछे हमारी एसोसिएशन इस्मा ने भी काफी इन दोनों चीजों पे काफी एडवोकेसी की है, और एथेनॉल की प्राइस एक्चुअली 2 साल से रिवाइज नहीं हुई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जल्दी से डिसीजन आए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी आएगा भी। MSP is something which actually is now more relevant because we are heading to a very big crop in 25-26. सो आप हम अभी तो हम 10 लाख टन एक्सपोर्ट करके एक मार्केट में स्टेबिलिटी ले आएंगे, पर जब जैसे ही हम 25-26 में जाते हैं वहां पे अगेन एक बड़ी क्रॉप हमारे सामने खड़ी है, और उसके लिए MSP का आना बहुत जरूरी है। एक फाइनल सवाल कपिल, एंड दिस इज टू डू विद बजट। काफ़ी सारे जो डिसीजंस हैं अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के तौर पर बजट से बाहर ही हो जाते हैं, लेकिन अगर शुगर एज एन इंडस्ट्री बजट की तरफ अगर किसी होप से देख रही है, कोई विश लिस्ट है, अगर एक कोई टॉप चीज़ है जो आपको लगता है वित्त मंत्री को इस बार शुगर की तौर से देखनी चाहिए, तो क्या होगी? हमारे एथेनॉल डिस्टिलरीज में इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम आई थी, और वो इंटरेस्ट सबवेंशन के पेमेंट्स विल रिक्वेस्ट कि थोड़ा एलोकेशंस हो जाए और वो इंटरेस्ट सबवेंशन के पेमेंट जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, इज समथिंग वी लुक फॉरवर्ड टू। ऑल राइट कपिल, आई होप कि बजट तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी बन चुका है, सारी कंसल्टेशंस हो चुकी हैं, पर कामना यही करते हैं कि जो आपने मांगा है वो ऑलरेडी बजट की स्क्रिप्ट में यहाँ पर हो। लेकिन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडस्ट्री का एक रिएक्शन भी यहाँ पर लेके आने के लिए कि क्लियरली एक थम्स अप है यहाँ पर, प्राइसिंग रियलाइजेशन यहाँ पर बेहतर है और आगे जाकर और भी चीज़ों की उम्मीद यहाँ पर बनती हुई। चीनी से निकले तो बात यहाँ पर दालों की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन आया है और तुअर इंपोर्ट्स को यहाँ पर फ्री इंपोर्ट को यहाँ पर एक बार फिर हमने मंजूरी आते हुए देखी है। JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हमारे साथ हैं। विवेक नमस्कार। शायद ही मार्केट इसको एंटिसिपेट कर रहा था, पीली मटर तो आ ही रही है, तुअर की फसल भी अच्छी है, उसके बावजूद यहाँ पर एक इंपोर्ट एक साल के लिए खोलना कितना वाजिब मानते हैं आप? नमस्कार मनीषा जी, देखिए ये बिल्कुल मार्केट इस चीज को मान के चल रहा था कि सरकार इसको एक्सटेंड करेगी, और अगर आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो तुअर का प्रोडक्शन कुछ भी रहा हो, हम लोग ने 8 लाख टन, 8.5 लाख टन, 9 लाख टन, और पिछले साल जो करंट वित्त वर्ष है उसमें हमने 12 लाख टन ऑलरेडी तुअर इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि पिछले साल बहुत बड़ा डिफिशिएट था। सरकार का बहुत क्लियर मैंडेट है कि वो प्राइस को किसी भी कंडीशन पे बढ़ने नहीं देगी। रही बात फार्मर्स के लिए, तो उन्होंने ये तय किया हुआ है कि वो MSP पे पूरा का पूरा तुअर की जो क्रॉप है वो खरीदेंगे। इसकी सरकार ने कई बार घोषणा भी की है। तो जो अगर आप एक लार्जर पिक्चर देखेंगे तो सरकार का क्लियर मैसेज है मार्केट को भी और देश को भी कि हम प्राइस कंट्रोल में रखेंगे। अगर फार्मर्स को प्राइस MSP के नीचे जाती है तो हम MSP पे खरीदेंगे, और अगर जरूरत पड़ती है तो अगर मार्केट उसको नहीं खरीदता है तो MSP के ऊपर भी सरकार तुअर को खरीद सकती है। इसका जो दूसरा एक पहलू ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में येलो पीज आया और उसके बाद तुअर की भी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट हुआ। मार्केट थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, थोड़ा क्या ज्यादा डिप्रेस्ड है, और इस खबर के बाद मार्केट में जो एक उम्मीद थी कि शायद बाजार में थोड़ी बहुत तेजी आएगी, वो बिल्कुल कम सी हो गई है, और बहुत मुश्किल है कि यहाँ से जो पल्सेस प्राइस है, स्पेशली तुअर प्राइस काफी बढ़ेंगे या कुछ और इस पे बढ़ोतरी होगी। विवेक, अगर हम पिछले साल
एब्सोल्युटली। अगर हम पिछले साल के तुअर के प्राइसेस देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी थी और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स, उसका असर तो प्राइसेस में आया ही है। पिछले साल के हाई से कितना टूट चुके हैं तुअर के प्राइसेस और यहाँ से कितना गिर सकते हैं? देखिए, यहाँ से तो गिरने की संभावना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बॉटम प्राइस आ चुका है। और ये पिछले बार भी जब हमने कोलंबो में अपने समिट पे चर्चा की थी उस पर डिस्कशन किया था, क्योंकि प्राइस यहाँ से घटने की संभावना नहीं है। लेकिन अब प्राइस बढ़ने की संभावना भी थोड़ी कमजोर हो गई है क्योंकि इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3.8 मिलियन टन की क्रॉप इस बार तुअर की आएगी और आ रही है, और काफी बड़ी मात्रा में हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। तो बाजार मोर और लेस स्टेबल रहेंगे मनीषा जी। और अगर पिछले साल की कंपैरिजन की बात करें तो मेरे ख्याल से मोर देन 20-30% प्राइस ऊपर से नीचे आ चुके हैं। और ये एक वो बॉटम प्राइस है जहां पे प्राइस स्टेबल रहेंगे और सरकार का पूरा जो नीति निर्धारण है या जो इंपोर्ट पॉलिसी है वो उस पर ही डिपेंड करती है कि मार्केट स्टेबल रहे। इंडस्ट्री ने ये डिमांड रखी थी कि आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाएं ताकि जो एमएसपी है उससे नीचे प्राइस इंपोर्ट ना हो सके। मुझे लगता है सरकार जरूर इस पे ध्यान रखेगी ताकि एक सस्ता इंपोर्ट ना आए, इंपोर्ट खुला रहे, इंपोर्ट मार्केट खुला रहे, लेकिन एमएसपी के नीचे क्रॉप ना प्राइस ना आ पाए। तो जरूर इस सोच पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। वेल, बहुत ही वैलिड पॉइंट है वो। सरकार क्या चाहती है वो तो काफ़ी क्लियर है, लेकिन जो इंडस्ट्री की मांग है कि ठीक है इंपोर्ट किया जाए लेकिन इंपोर्ट एमएसपी के नीचे के प्राइसेस पे भारत में लैंड ना करे, इसके ऊपर अगर सरकार ध्यान देगी तो प्राइसेस में हम एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी दबाव पड़ता हुआ नहीं देखेंगे। विवेक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस पर रिएक्शन भी देने के लिए। तो क्लियरली इंडस्ट्री इसे एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन एमएसपी का ध्यान दिया जाए, ये भी एक यहाँ पर मांग है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे नॉन एग्रो स्पेस की, जहाँ पर सोने, चांदी और मेटल्स में जिस तरह की उठापटक है, स्पेशली ट्रंप आने के बाद उसका क्या मतलब निकाला जाए, बताएंगे आपको। एक नज़र यहाँ पर आप कच्चे तेल पे डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी उठापटक देखने को मिली है। एंड किशोर, जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने कल ट्रंप से आते हुए देखी, चाहे वो ड्रिल बेबी ड्रिल था या फिर जिस तरह से एलएनजी एक्सपोर्ट पे बात की गई, 50% ईवी 2030 तक लाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को सपोर्ट है लेकिन साथ ही साथ सप्लाईज भी बढ़ेंगी। बिल्कुल मनीषा, आई थिंक पॉलिसी बहुत ही क्लियर है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए एंड ड्रिलिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा सकते हैं। और ख़ास करके जो अमेरिकन इंपोर्ट्स जो है, कनाडा से जो ऑयल इंपोर्ट्स है, वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट्स है, आई थिंक वेनेजुएला तो काफ़ी हद तक इन लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देन कनाडा से भी टैरिफ लगाएंगे तो वहाँ से भी जो ऑयल एक्सपोर्ट हो रहे हैं टू यूएस वो भी कम हो जाएगा एंड दे विल बी डिपेंडेंट ऑन मोर ऑन द लोकल सप्लाई। सो इट्स मोर इकोनॉमिक एंड अंडरमाइन द एनवायरनमेंट। दैट्स द पॉलिसी एंड ये एक्सपेक्टेड भी था, ऐसा कुछ खास सरप्राइज नहीं था। बट ये मेन चीज़ जो देखना चाहिए कि एशियन मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे, स्पेशली जो चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाने वाले थे और उसके वजह से चाइनीज इकोनॉमी कितना स्लो डाउन होगा, दैट इज़ मोर ऑफ ए कंसर्न रादर दैन कि ट्रंप का डोमेस्टिक पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो क्रूड का इंपोर्ट्स चाइना में तो बढ़ा हुआ है, खास करके रशियन इंपोर्ट्स हैज़ बीन वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव। सो हाल फिलहाल के लिए जो रिसेंट रैली आया था उसका थोड़ा सा एक बार के लिए थम जाएगा। शॉर्ट टर्म में हमको लगता है कि अनदर $2 से $3 का वीकनेस हम लोग को देख सकते हैं। 6700 के आसपास जो है इंडियन मार्केट्स में एक बार बिकवाली करके चल सकते हैं। 6600 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है। प्रॉब्ली 6550 के आसपास तक भी इसको डाउन साइड देख सकते हैं। एनीवे $2 से $2.5 के आसपास का डाउन साइड हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल अभी ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा माइल्डली वीकर साइड ज़्यादा मॉडरेटली रहेगा, बट बहुत ज़्यादा अपसाइड दिखने रहे बिकॉज ग्लोबली जो है सप्लाई का जो है वो एडिशनल प्रेशर रहेगा प्राइसेस के ऊपर। साथ ही साथ मेटल्स में कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर कॉपर में देखने को मिली है आफ्टर दैट रीसेंट रन अप, लेकिन ओवरऑल ट्रंप की जो लैंग्वेज है जहाँ पर टैरिफ्स 1 फेब से आ सकते हैं, कैसे देखेंगे आप ये पीरियड? सी टैरिफ्स तो अगेन एक्सपेक्टेड है। अभी थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि अभी सो ही हैज सेड दैट कि ही विल टेक सम टाइम टू कम आउट विद अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एक्सेट्रा, बट डेफिनेटली 50 to 60% के आसपास का चाइना के ऊपर तो टैरिफ्स लगने वाला है एंड कई सेक्टर्स में लगने वाला है। सो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से ये पॉलिसी होंगे कि जहाँ तक आप सिर्फ मतलब चाइना पे टैरिफ लगा देंगे और आपको यूएस में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ उस पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं है
देन वहाँ पे आपको इन्फ्लेशनरी रहेगा. सो अगर वो इफ़ यू आर एबल टू बिल्ड दैट कैपेसिटीज देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द लोकल इकोनॉमी. सो बट वो देखना चाहिए कि पॉलिसी आने के बाद. बट एट द सेम टाइम जो फंडामेंटल्स है अभी भी जिंक एल्यूमिनियम के लिए काफ़ी हद तक मजबूत है. जिंक हमारा जो पिक फॉर 2025 है वो दैट रिमेन्स टू बी पॉजिटिव एंड वी कंटिन्यू टू बी बुलिश ऑन जिंक. एल्यूमिनियम अगेन सेकंड मेटल रहेगा ऑन अ पॉजिटिव साइड. सो शॉर्ट टर्म के लिए मैं जिंक का ही सलाह दूंगा. 278 के आसपास आप जिंक खरीद के चल सकते हैं. 282 283 का अपसाइड का टारगेट हो सकता है. आपको 276 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं. सो ए शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म ऑफ जिंक एक बेहतर विकल्प लगता है बेस मेटल का पैक के अंदर. Fair point that. किशोर बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. तो वो सेंस यहाँ पर कच्चे तेल और मेटल्स में बनती हुई नजर आ रही है जहाँ पर काफ़ी चॉपिनेस पिछले 24 घंटे में यहाँ पर हमने देखने को मिली है. ऑफकोर्स जैसे किशोर कह रहे हैं कि आगे जाके जिस तरह से ट्रंप यहाँ पर टैरिफ्स लेकर आएंगे या फिर और स्टेप्स लेकर आते हैं उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर होगा. हमारे साथ अब कामाख्या जूल्स के एमडी मनोज झा हैं. मनोज जी नमस्कार. सबसे पहले तो आपकी सेंस लेना चाहेंगे यहाँ पर गोल्ड आउटलुक 2025 के लिहाज से. ट्रंप भी अब आ चुके हैं. आप हमेशा हर साल ये रिपोर्ट बनाते हैं. क्या हैं इसके हाईलाइट्स? नमस्कार मनीषा जी. इस बार ऑल टुगेदर डिफरेंट है क्योंकि इस बार बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ट्रम्प के जो भी डिसीजंस हैं वो किसी को पता नहीं होते हैं. अब कल ही उनके स्पीच में लोग ने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि कल वो टैरिफ को इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी डिले किया है. मोस्टली 1 फरवरी से करेंगे. तो जो अभी पूरे वर्ल्ड में अनिश्चितताएं हैं, इकोनॉमिक अनिश्चितताएं मैं ज़्यादा बोलूँगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी ज़्यादा, तो उसको देखते हुए हर जगह कहीं ना कहीं गोल्ड में हेजिंग है. प्लस जो टैरिफ की बात है उसके वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है लंदन में वो शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं यूएस में. और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 7-8 नवंबर से लेके अभी तक करीब करीब 210 टन की फिजिकल शिफ्टिंग भी हो गई है. तो पिछले एक महीने में जो आपने फ्लक्चुएशन देखा है गोल्ड का, जो रेट्स का, तो मुझे लगता है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. तो अभी कुछ दिनों में जैसे जैसे ट्रम्प की पॉलिसीज बाहर आएगी तो उससे अगर इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में नहीं आता है यूएस में, जो उनकी पॉलिसीज है उससे इन्फ्लेशन में जो बढ़ोतरी होगी. राइट नाउ मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है ये 2025 में 1 रेट कट का, लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है, ऊपर वापस की तरफ बढ़ता है, तो अगर वो रेट कट भी नहीं होता है तो गोल्ड को कहीं ना कहीं थोड़ी गोल्ड में आपको वहां पे नरमी देखने को मिलेगी. सो क्या रेंज देखेंगे फिर आपको लगता है 3000 का स्तर आएगा? और अगर हाँ, और अगर मुनाफा वसूली भी होती है तो ये क्या ग्लोबल मार्केट्स में रेंज बन रही है फिर? देखो मेरे हिसाब से रेंज, अगर और भी कुछ पॉइंट्स थे मैं बताना रह गया, तो अगर सभी पॉइंट्सों को अगर कॉन्सोलिडेट करेंगे तो गोल्ड इस साल आपको मैक्सिमम जो है ना 7 to 8% यहाँ से और ऊपर, मतलब $2,900 के आसपास मैक्स दिख सकता है. लेकिन लोअर साइड में आपको ये $2,450 तक जा सकता है. या अगर ट्रम्प की जितनी नीतियों को, या कल को मैंने रीड किया है चाइना की पॉलिसीज को देख रहा हूँ, डी डॉलराइजेशन को अगर मैं देख रहा हूँ, तो हाई जो है 7-8% का आपको इस साल रिटर्न बेटर मिल सकता है. और नीचे में कहीं कहीं गोल्ड आपको एक बार 2400-2450 वापस देखने को मिल सकता है. लेकिन मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि इस साल जो है गोल्ड से ज्यादा बेहतर रिटर्न आपको सिल्वर में देगा. और सिल्वर में भी मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25% तक की आपको जो है आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है. जबकि गोल्ड में अगर आपको रिटर्न मिलेगा भी तो 5 to 7% का गोल्ड में रिटर्न दिखेगा. ओके तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने कहा. तो चांदी ऑफ कोर्स यहाँ पर एक आउट परफॉर्मर के तौर पर बन सकती है. साथ ही साथ मनोज जी, बजट राउंड द कॉर्नर है. सभी लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर विश लिस्ट रखी है, लेकिन अगर आप कोई 3 चीज़ें जहाँ पर वित्त मंत्री का ध्यान खींचना चाहें और होप करें कि वो ऑलरेडी यहाँ पर बजट स्क्रिप्ट में आ चुकी हैं, तो वो क्या होंगी जिससे सपोर्ट मिलेगा इंडस्ट्री को? के बजट में मैं खासकर ऐसा बोलूंगा कि जो स्मॉल स्केल जो हमारे ज्वेलर्स हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हैं या रिटेलर्स हैं, अभी 2024 में ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक मंदी सा रहा. और मैं ओवरऑल देखता हूं कि जो छोटे ज्वेलर हैं वो और भी छोटे होते जा रहे हैं, और जो बड़े ज्वेलर हैं वो और भी बड़े होते जा रहे हैं. तो छोटे ज्वेलर्स को सपोर्ट करना चाहिए. उनको जैसे कि बैंक के से लोन्स नहीं मिलते, अगर लोन्स भी मिलते हैं तो बहुत हाई रेट्स पे मिलते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट, एमएसएमई आईपीओ के लिए उनको थोड़ा अवेयरनेस कराना चाहिए, उनको थोड़ा बेनिफिट देना चाहिए. प्लस
जो जीएसटी है उसमें भी मैं देखता हूं कि जो छोटे ज्वेलर्स हैं उनका थिन मार्जिन है, अभी भी वो डायमंड या दूसरे हाई मार्जिन के वर्क में ज्यादा काम नहीं करते हैं, वो 22 कैरेट ज्वेलरी में काम करते हैं और उसमें बहुत ही थिन मार्जिन, सॉरी, गोल्ड रेट का बहुत ज्यादा बहुत दबाव रहता है। बहुत लोग ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट गोल्ड रेट बेचते हैं, जीरो मेकिंग चार्जेस पे बेच देते हैं बड़े बड़े प्लेयर। उससे क्या है, छोटे प्लेयर्स कंपटीशन में उनको भी बहुत थिन मार्जिन में काम करना पड़ता है, उनका कॉम्प्लायंस बहुत बढ़ गया। तो जी। जीएसटी एटलीस्ट उन लोग के मुझे ऐसा लगता है, प्लस जीएसटी जो है ना वो 3 to 1% कर जाना चाहिए। जब हमारा एक्साइज था तब भी 1% था, और रेवेन्यू इक्विवेलेंस रेशियो टू न्यूट्रल रेशियो जो है ना उससे 1% ही आता है। ठीक तो और उनके ऊपर कॉम्प्लायंस का ज्यादा ये नहीं आया, तो क्वार्टरली रिटर्न्स आना चाहिए। और एक बड़ी बात है जो मैं कई सालों से बोल रहा हूं कि जो एयरपोर्ट्स पे हमारे एनआरआईज वगैरह आते हैं उनको जीएसटी रिफंड नहीं मिलता, उसका प्रॉपर सिस्टम मैकेनिज्म नहीं बना हुआ है, वो बनाना बहुत जरूरी है। और स्मॉल स्केल लोगों के लिए, ज्वेलर्स के लिए खासकर, जो डी टायर सी टायर सिटीज में काम करते हैं, वहां पे पैन कार्ड लिमिट एटलीस्ट वहां पे बढ़ा देना चाहिए। वहां पे मेडिकल फैसिलिटी के लिए एक्चुअली अगर कैश देना चाहे तो जो 10,000 का लिमिट है वो 1 लाख तक एटलीस्ट कर देना चाहिए, ये मेरा सोच है। और वहां पे भी अगर सबसे बड़े आप कोई भी चीज कर दो तो ईएमआई के लिए आपको नॉर्मल पैसा देती है बैंक, लेकिन आपको ज्वेलरी खरीदने के लिए ईएमआई है तो पर्सनल लोन की तरह ट्रीट होता है और बहुत हाई रेट होता है। तो 2024 मनीषा जी ज्वेलर्स के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं गया है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नहीं तो ये हाई जॉब क्रिएशन इंडस्ट्री है, इसको एक्चुअली इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं दिया गया है। तो आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए सोचना चाहिए, नहीं तो जॉब क्रिएशन में डेफिनेटली बहुत बड़ी तकलीफ आएगी, लोग शिफ्ट हो जाएंगे इस इंडस्ट्री से। तो स्पेशली एमएसएमई के लिए खास ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट टेकन मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, ऑफ कोर्स अपना आउटलुक देने के लिए, और साथ ही साथ बजट एक्सपेक्टेशंस जो आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट बताए हैं जो कि सारे के सारे वैलिड हैं, इंडस्ट्री के हित में भी जाएंगे, आज चाहे वित्त मंत्री इन तरफ देखेंगे भी। बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, ब्रेक के बाद फोकस करेंगे एक्टिविटीज पर।